हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे मुद्दे पे चर्चा करने वाले हैं जो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को क्वेश्चन करता है, उस पर बहुत बड़ा सवाल उठाता है। पूरा ही मामला एक दमदार पोस्ट पे है जो पोस्ट किया गया है टीएमसी के राज्यसभा लीडर डेरेक ओब्रायन के थ्रू। वो पोस्ट बेसिकली जो हमारे मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर, उनके एक तरीके से यूनियन मिनिस्टर बेसिकली उनके एक तरीके से तीन बिलों के रिप्रेजेंटेशन पे है कि तीनों बिल क्या हैं और क्या बात करते हैं। तो जिन बिलों की हम बात कर रहे हैं उनमें से सबसे पहला है द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी अमेंडमेंट बिल 2025, दूसरा है 130th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2025 और तीसरा है द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2025। ये तीनों ही बिल एक्चुअली डील तो अलग अलग मामलों से करते हैं लेकिन एक कॉमन क्लॉज शेयर करते हैं। वो कॉमन क्लॉज क्या है? ये इस बिल में ऐसा, इन बिलों के एक क्लॉज में ऐसा दिया गया है कि अगर कोई भी प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर या कोई भी मिनिस्टर के अगेंस्ट या उनके ऊपर अगर सीरियस चार्जेस डाले जाएंगे और उनको अरेस्ट होगा तो वो 30 दिन तक कस्टडी में रहते हैं। उस सीरियस चार्जेस की वजह से जो अरेस्ट हुआ और 30 डेज़ की कस्टडी में अगर वो रहते हैं तो सबसे पहले उनको उनकी पोजीशन से रिमूव कर दिया जाएगा बिफोर एनी ट्रायल और एनी कन्विक्शन और फॉर दैट मैटर एनी प्रोसीजर। उनको प्राइमा फेसी रिमूव कर दिया जाएगा उनकी पोजीशन से। अब ये पूरा जो एक लाइन है ये बहुत डेरोगेटरी है क्योंकि कहीं ना कहीं ये पूरा ही लाइन जो है वो क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस के उस एक जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है उसको वॉयलेट कर रहा है, जो कहता है इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। सिंपल सा एक चीज़ है, अगर आप देखेंगे लॉ में तो लॉ बात करता है कि हम स्लैंग में भी ये चीज़ बोलते हैं कि लाखों अगर गुनहगार छूट जाए तो कोई बात नहीं, बट एक बेगुनाह को फांसी नहीं होनी चाहिए या एक बेगुनाह को सज़ा नहीं होनी चाहिए। सिंपल सा चीज़ है कि क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस बेस्ड ही इसी चीज़ पे है। हम रिफॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट पे बेस्ड है हमारा पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, जो बात किस बारे में करता है कि किसी भी तरीके की अगर चीज़ें ऐसी होती हैं तो हम इंसान को मौका देंगे। ये अपने आप में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है क्योंकि लोग बोलता है, और बिल्कुल फैक्ट भी है, कि हीनियस तरीके के अगर क्राइम हुए हैं, अगर एक रेप हुआ है, अगर एक मर्डर हुआ है जो काफ़ी ब्रूटल वे में हुआ है, तो आप उस ह्यूमन को ह्यूमन के कैटेगरी में कैसे रख रहे हैं या बेसिकली आप उसके लिए आपको विक्टिम के बारे में भी सोचना चाहिए कि विक्टिम क्या सफ़र किया है, किस लेवल ऑफ पेन से वो गुजरा है। लेकिन लॉ ऐसा ही है और लॉ ये कहता है कि अलॉन्ग विद द विक्टिम हमको अक्यूज्ड के बारे में भी सोचना है, और यही क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल है। अब यहाँ पे जो डेरेक ओब्रायन थे, इनका क्या क्या पॉइंट रहा है इस पूरे चीज़ में, तो उन्होंने ये बोला कि कहीं ना कहीं अगर आप देखिएगा तो ये पूरा ही मुद्दा जो है वो ट्रायल और कन्विक्शन को इंटायरली बाईपास कर रहा है। और आप इनिशियल में कस्टडी के बाद ही 30 दिन की, एक तो 30 दिन का टाइम पे भी बहुत क्वेश्चन उठाया जा रहा है कि आप सिर्फ 30 डेज़ की कस्टडी पे किसी को अगर उसके पोजीशन से रिमूव कर देंगे, क्योंकि आप यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं एक स्टेट के हेड की बात कर रहे हैं, तो ये पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी को भी तो क्वेश्चन करेगा ना। और अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को बना करके रखना चाहते हैं तो संविधान और जो पॉलिटिक्स यानी जो राजनीति है उसको साइमल्टेनियसली ही गवर्न किया जाना चाहिए या साइमल्टेनियसली ही चलना चाहिए। तो लेजिस्लेचर जो काम कर रहा है वो इस तरीके से काम क्यों कर रहा है, ऐसे बिल क्यों लेकर के आ रहा है? इसके रेफरेंस में इन लीडर ने एक्चुअली 2-3 चीज़ें बोली। सबसे पहला तो इन्होंने बोला कि आर्टिकल 21 का स्ट्रेट फॉरवर्ड वायलेशन है ये। और वायलेशन क्यों है ये? क्योंकि आर्टिकल 21 जो हमारा अगर उसका बेसिक प्रिंसिपल बोलेंगे तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के बारे में बात करता है, और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ तो यहाँ पे फॉलो नहीं किया जा रहा है। इसकी रेफरेंस के लिए उन्होंने 2-3 पॉइंट्स रखे। सबसे पहला तो रखा कि अगर आप अभी रिसेंटली देखेंगे तो दिल्ली राइट का जो केस था जिसमें उमर खालिद के साथ 8-9 लोगों को लगभग 5 साल से वो लोग जेल के अंदर हैं, लेकिन अभी तक ट्रायल इनिशिएट नहीं हुआ है। अब बात अगर देखा जाए तो शायद सच भी है, इतने लंबे समय से लोग जेल में हैं। अगर हम सिर्फ यहाँ पे संविधान की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ यहाँ पे कानून की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNS की बात कर रहे हैं, तो लॉ ये बोलता है कि आप किसी को इतने लंबे समय से अंदर जेल में कस्टडी में नहीं रख सकते। या तो आप ट्रायल इनिशिएट करिए या उनको बेल पे रिलीज़ करिए। बीच का कुछ ऐसा जो है फॉर्मूला नहीं होता है, लेकिन वो लगभग 5 साल से वो लोग जेल पे हैं। इसके साथ ही एक डेटा प्रेजेंट किया गया। वो डेटा जो है वो लगभग
2014 की बात का है, जो ये बताता है कि अगर आप देखेंगे तो 12 से ज़्यादा सिटिंग जो मिनिस्टर्स हैं उनके ऊपर ऐसे केसेस हो चुके हैं, वो अरेस्ट हो चुके हैं। और अरेस्ट होने के बाद अगर आप देखिएगा, अब वही है, इसका थोड़ा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, लेकिन हम पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से नहीं, हम लीगल एस्पेक्ट्स को समझेंगे कि लगभग 12 से ज़्यादा जो सिटिंग मिनिस्टर्स हैं उन लोगों के ऊपर केसेस हो चुके हैं, वो अरेस्ट हो चुके हैं। और उन अरेस्ट में से लगभग 8 से 9 ऐसे मिनिस्टर्स हैं जो वो 30 डेज कस्टडी वाला जो बेंच मार्क है उसको पार कर चुके हैं और उनको उनके पोजीशन से रिमूव किया गया है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि ट्रायल के बाद, प्रॉपर इंक्वायरी के बाद वो बेगुनाह साबित हो, लेकिन वैसी स्थिति में क्या जो डिफेम वो अपनी पोस्ट से किए गए हैं, जो उनकी डिग्निटी पे वो हुआ है, वो वापस लाया जा सकता है? शायद नहीं। इसके साथ ही एक और लीगल पर्सपेक्टिव की बात की गई जो बीएनएसएस में दिया है। अगर आप डिफ़ॉल्ट बेल का फॉर्मूला जानते हैं तो बीएनएसएस में भी डिफ़ॉल्ट बेल के फॉर्मूले के लिए 60, 90 ये अलग अलग दिन जो है वो दिए गए हैं और रिस्पेक्टिवली अलग अलग तरीके से कहा गया है। तो यहाँ पे एज सच कोई अमाउंट, यानी जो डेज़ का अमाउंट है उसको थोड़ा बढ़ाना चाहिए, सो दैट प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन का जो है वो टाइम मिल पाए, ताकि किसी के साथ, क्योंकि अगर हम यहाँ पे हम पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी, हम कॉन्स्टिट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो शायद हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वो जो लीडर्स हैं उनका भी तो फंडामेंटल राइट है जिसको वॉयलेट नहीं करना भी संविधान का ही काम है। इस चीज़ का ध्यान रखना भी जो है वो संविधान का ही काम है। इसके साथ ही अगर एक और लीगल फंडा की बात करें या फार्मूला की बात करें तो देखिए, इन जनरल अगर आप बात किया जाए तो अरेस्ट के बाद जो पूरा अक्यूज को कस्टडी में रखने का जो ये राइट होता है ये कोर्ट के पास होता है, और कोर्ट रिस्पेक्टिवली 15, 30, 90 दिनों के लिए अपने कस्टडी बेंचमार्क को, प्रोसीजरल चीज़ों को सेट करके रख सकता है, और बीएनएसएस में भी ये दिया गया है। तो यहाँ पे सेपरेटली जब कोर्ट के पास ये अधिकार है तो कोर्ट का अधिकार छीनते हुए ये डायरेक्टली लेजिस्लेचर बिल कैसे पास कर सकता है और लेजिस्लेचर इस चीज़ को कैसे डिसाइड कर सकता है। इसी के साथ 2 आर्टिकल्स का भी रेफरेंस दिया गया कि जो आर्टिकल 102 है और आर्टिकल 191 है जो डिस्क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, उसमें भी अरेस्ट का एक फॉर्मूला दिया गया है कि कोई भी अगर जो आपके मिनिस्टर्स हैं उनके ऊपर ऐसे कोई एलिगेशंस लगते हैं तो उनको रिमूव किया जाएगा, उनको हटाया जाएगा, क्वेश्चन किया जाएगा, रिमूव किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं दिया गया है। यही चीज़ को बैलेंस्ड अप्रोच जब रखी गई तो ये माना गया कि कहीं ना कहीं बहुत डेरोगेटरी है, बहुत वेग है और आर्बिट्रेरीनेस को प्रमोट कर रहा है। इसी के साथ एक पॉलिटिकल इंसिडेंट को ज़रूर रिकॉल करना चाहेंगे हम। 2013 में जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी तो कांग्रेस गवर्नमेंट भी ऐसा एक बिल लाने का उन्होंने ट्राई किया था। उस टाइम पे बीजेपी जो थी वो अपोजिशन में थी और बीजेपी गवर्नमेंट ने इस चीज़ को बहुत स्ट्रांगली अपोज किया था, ये पॉइंट्स रख के कि जो इलेक्टोरल वोट का जो जिम्मेदारी है वो जनता के पास है, जो जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी है वो कोर्ट तय करता है, तो आप कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले। और आज वापस से ये चीज़ फ्लिप हो गई है जब पार्टीज़ बदल गई हैं और अब बीजेपी जो है वो सत्ता में है और कांग्रेस अपोजिशन में है। और ये बीजेपी या कांग्रेस की बात नहीं है, बात एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन की है। दैट कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि फंडामेंटल राइट जो है वो दोनों पार्टीज़ के होते हैं। जब हम यहाँ पे अक्यूज और विक्टिम को साइमल्टेनियसली एक ही लेवल पर रख करके डिसाइड करते हैं तो हम क्या ये लीडर्स के साथ सही कर रहे हैं, या क्या जो 30 डेज़ का ये कस्टडी में रखा गया उसके बाद डायरेक्ट रिमूवल है वो सही है। अगर ये बिल पास हो गया तो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन की अकाउंटेबिलिटी को भी सवाल उठाएगा, उस पर भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह जो है वो लग जाएगा। इसी चीज़ को जो हमारे टीएमसी के लीडर हैं इन्होंने रखा है। हम आपका क्या कहना है इस बारे में, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। लेकिन हाँ, पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस होकर के मत सोचिएगा, क्योंकि लीगल एस्पेक्ट्स पे हमको डील करना है। पॉलिटिक्स जो है वो टाइम बीइंग जैसे जिसकी सत्ता चलती है वैसी बदल जाती है, तो हम पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में चीज़ों को या पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस होकर के चीज़ों को नहीं समझ सकते हैं, नहीं सोच सकते हैं, नहीं डिसाइड कर सकते हैं। मामला बस इतना सा है कि जो जिसका काम है, लेजिस्लेचर का काम लॉ बनाना है तो उनको लॉ बनाने दिया जाए, एग्जीक्यूटिव का काम उनको इम्प्लीमेंट करना है तो उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, और ये चेक एंड बैलेंस का काम जुडिशरी का है तो जुडिशरी को चेक एंड बैलेंस के पास रखा जाए और उनको उनका काम करने दिया जाए। अगर हम तीनों ऑर्गन्स को मिक्स करेंगे, अगर हम तीनों ऑर्गन्स को एक दूसरे से एक दूसरे के अंदर लेकर के आएंगे तो कहीं ना कहीं देश को चलाने में दिक्कत होगा और कहीं ना कहीं संविधान का वॉयलेशन यहीं से शुरू हो जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 50 जो है वो सेपरेशन या इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की प्राइमा फेसी बात करता है, जो ये कहता है कि कुछ अलग हो ना हो लेकिन न्यायपालिका का दोनों ही ऑर्गन से और किसी भी तरीके के कंट्रोल से अलग होना बहुत आवश्यक है।
आपका क्या कहना है इस बारे में? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू फॉर वॉचिंग. स्टे कंटिन्यू.